क्या कारण बना कि चौधरी लाल सिंह एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ एक नाराजगी का माहौल होने के बावजूद उन्हें हरा नहीं पाए। चौधरी लाल सिंह इस बार कांग्रेस के मैंडेट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनका मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ था, जो एमओ सिंह पीएमओ भी थे और उसके अलावा कई और मिनिस्ट्रियल पोजीशंस उनके पास थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर आम जनभावना जब हम जानने की कोशिश करते थे तो लोग ये बोलते थे कि वो बात नहीं करते, उनसे संपर्क साधना बहुत मुश्किल है, कार्यकर्ता उनसे नाराज है और वो एरोगेंट हैं। ये सारी बातें आम जनता के बीच में थी जब हम आम जनता से बात कर रहे थे। अगर ये सारी बातें थी, उसके बावजूद 1,24,000 से डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्यों जीत गए? क्या ये सारा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा इसीलिए जीत गए, या कुछ और फैक्टर्स भी इसमें थे? और क्यों चौधरी लाल सिंह नाराजगी होने के बावजूद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद और अन्य कई और कारण होने के बावजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र में नहीं हरा पाए? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मतदाताओं से वोट नहीं डलवा पाई चौधरी लाल सिंह को? क्या वोट नहीं कन्वर्ट हुआ? ये सारी चीजें हैं, इनका आकलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि चौधरी लाल सिंह को जब मैंडेट मिला, मैंडेट मिलने के बाद से लेकर जब तक चुनाव अभियान चला तो समय उनके पास बहुत थोड़ा सा था। उस थोड़े से समय में उन्होंने जो मेहनत की उसका क्या नतीजा निकला, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहली बात तो ये, इसको सिरे से नकारा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट कन्वर्ट नहीं करवा पाई, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां जहां पर कांग्रेस के लिए चुनाव अभियान किया वहां पर मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह को वोट नहीं डाला। यह बिल्कुल बेबुनियाद है। आंकड़ों पर आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको साफ तौर पर यह पता चलता है कि जहां कहीं पर भी थोड़ा बहुत जो भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है वो वोट कन्वर्ट हुआ और वो वोट कांग्रेस को पड़ा। और यहां पर आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि एक समय था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक बड़ा मजबूत पार्टी स्ट्रक्चर पूरे जम्मू संभाग में था, खासतौर पर वो इलाके जिन इलाकों में मुसलमान मेजॉरिटी में, वहां पर अच्छा खासा ताकतवर उनके पास स्ट्रक्चर था। लेकिन साल 2002 के बाद से लेकर साल 2024 तक 22 सालों में वो स्ट्रक्चर बहुत कमजोर हुआ है। इतना कमजोर हुआ है कि अब इस बात को एक्सपेक्ट करना कि कांग्रेस कोई बहुत बड़ा शिफ्ट वोट में ला पाती और चौधरी लाल सिंह को उसका बहुत बड़ा फायदा होता, उसकी संभावना बहुत कम है। यहां पर भी जब मैं आंकड़ों पर नजर दौड़ाता हूं तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि चौधरी लाल सिंह को कहां से वोट पड़ा है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहां से चौधरी लाल सिंह से बहुत आगे चले गए, जिसके बाद चौधरी लाल सिंह का डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराना लगभग ना के बराबर हो गया। आइए सबसे पहले चलते हैं चौधरी लाल सिंह की अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी बसोली में, वहां देखते हैं वहां क्या हुआ। पहली बात, बसोली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा सिग्निफिकेंट वोट है, इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। किसी जमाने में रहा होगा लेकिन आज नहीं है। बसोली में कांग्रेस का अपना वोट है। बसोली में चौधरी लाल सिंह का घर है। बसोली से चौधरी लाल सिंह सांसद, बसोली से चौधरी लाल सिंह एमएलए भी रहे हैं। बसोली में 28,751 वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेते हैं और उनके मुकाबले 14,422 वोट चौधरी लाल सिंह को पड़ता है, यानी 50% डॉक्टर जितेंद्र सिंह से वोट उन्हें कम पड़ा है। अब जाहिर सी बात है, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काम करना था, या कांग्रेस का जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसकी जिम्मेदारी थी कि चौधरी लाल सिंह को वोट पड़े। और उसके बाद अगर आपकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको 14,000 वोट कम पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर पकड़ इतनी मजबूत नहीं है। अब उसके बाद बसोली के साथ में पड़ता है बिलावर। बिलावर की अगर हम बात करें तो वहां पर 42,314 वोट जो है वो बीजेपी के पाले में आया और कांग्रेस को यहां से मिला 17,922, यानी 50% से भी कम वोट। अगर हम बात करें 42,314 तो
तो 42,314 का 50% 21,000 होता है। तो चौधरी लाल सिंह को 21,000 से भी कम वोट पड़ा, यानी जितना वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पड़ा उसका आधा भी चौधरी लाल सिंह को बिलावर में नहीं पड़ा। तो इसका मतलब बिलावर में डॉक्टर मनोहर लाल की पकड़ कमजोर हुई है, और उसी पकड़ के कमजोर होने का नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लगभग दुगना वोट जो है कांग्रेस के मुकाबले में लिया है। यानी यहां भी जो कांग्रेस का अपना पार्टी स्ट्रक्चर है, कांग्रेस के दल का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कमजोर है कि वो वोट नहीं डलवा पाया। दूसरा ये भी समझना होगा कि ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में चुनाव लड़ा भी था और असेंबली में चुनाव जीता भी था। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और दूसरा ये कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में खास तौर पर साल 2014 के बाद पिछले 10 साल में कमजोर नहीं मजबूत हुई है, क्योंकि जब आपके कार्यकर्ता को ये पता चलता है कि आप सत्ता में हैं, कार्यकर्ता के काम होते हैं, कार्यकर्ता लोगों के पास पहुंचता है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके पास पैराफिनेलिया होता है, वो सारी चीजें जब आपके पास होती हैं तो आपके लिए मूवमेंट करना आसान होता है और लोगों तक पहुंचना आसान होता है। तो ये एक प्लस भारतीय जनता पार्टी को है। और ये भी बात मानने वाली है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंतिम क्षण तक पूरी कोशिश की कि वो अपने प्रत्याशी को वोट डलवाएं। यानी वो जो कहानी कि बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज है, उसे आप डोडा, किश्तवाड़ या रामबन के इलाकों में कुछ हद तक कह सकते हैं कि सही था, मगर जब आंकड़ों पर आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के जमीन पर काम किया है। उसी का नतीजा है कि ये जो मैं आपको बिलावर और बसोली का बता रहा हूं कि कितना बड़ा मत प्रतिशत जो है वो यहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। अब आइए बन्नी में 21,515 वोट जो है वो पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को, और उसके मुकाबले में कांग्रेस को बन्नी में केवल 12,247 वोट पड़े हैं। अब ये बन्नी के इलाके में भी 9,000 का डिफरेंस इस साफ तौर पर ये दर्शाता है, ये बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने जमीन पर काम किस तरीके से किया। उसके बाद जब आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने बिल्कुल चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी, जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हराना चौधरी लाल सिंह के लिए लगभग नामुमकिन हो गया, वो है उधमपुर जिला। हम जिस समय उधमपुर जिले में गए, लोगों से बात की, तो लोगों की जुबान पर जरूर था कि यहां ये काम नहीं हुआ, वहां वो काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, लेकिन अंत में लोगों ने यह कहा कि चलिए छोड़िए, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कितने भी नाराज हों, पर हमने देखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और हमने वोट देना है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो जब राष्ट्र हित में हम वोट देंगे तो जाहिर सी बात है हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ही वोट देंगे। तो इसका मतलब अगर कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से नाराजगी भी थी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर खड़े हो जाते हैं तो एकदम से वो नाराजगी दूर हो जाती है और वोट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ता है। अब आप देखिए उधमपुर में क्या हुआ। उधमपुर वेस्ट में 53,800 वोट लिया बीजेपी ने, और इसका बिल्कुल आधा 26,074 वोट पड़ा कांग्रेस को, यानी 50% डिफरेंस दोनों पार्टियों के बीच में। तो 50% तो यहीं पर स्विंग हो गया वोट बीजेपी के हक में। इसी तरीके से उधमपुर ईस्ट की बात करें, 22,667 वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ा, और बीजेपी ने यहां से लिया 46,414, यानी लगभग यहां से भी दुगना वोट। चिनैनी की बात करें, 47,893 वोट बीजेपी को, और कांग्रेस को पड़ा 22,209, यहां से भी लगभग दुगना। रामनगर की बात करें, यहां पर रामनगर चिनैनी में यह कहा जा रहा था कि चूंकि वहां हर्षदेव सिंह काम कर रहे हैं और हर्षदेव सिंह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, वो चौधरी लाल सिंह के साथ मिल गए हैं, और जब कागज पर यह भी लग रहा था कि वाकई हर्षदेव सिंह एक ताकतवर नेता हैं और चिनैनी में उनका बड़ा असर है, और चिनैनी में उनके असर के चलते जो है वोट चौधरी लाल सिंह को पड़ेगा, और अच्छा खासा वोट पड़ा भी है। लेकिन जब आप आंकड़े देखते हैं तो आंकड़े आपको बताते हैं कि चिनैनी में 22,209 वोट मिला कांग्रेस को, और इसका दुगना 47,893 वोट मिला बीजेपी को। मतलब चिनैनी पर अभी भी बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। वो कहानी के हर्षदेव सिंह बड़े मजबूत हैं, हर्षदेव सिंह बड़े ताकतवर हैं, हर्षदेव सिंह बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगे, उस जमीन पर या कागज पर यहां उतरती हुई नजर नहीं आती। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आप उधमपुर में एंटर होते हैं और उधमपुर की चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50% का डिफरेंस है,
कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ भी नहीं है, पीडीपी का कुछ भी नहीं है, किसी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी कश्मीरी लीडर का कुछ भी नहीं है, और ना ही इन क्षेत्रों में कोई सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है जिस सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर आप ये कहें कि नहीं जी मुसलमानों ने तो चूंकि कांग्रेस को ही वोट देना था तो इसलिए भारी तादाद में जो वोट पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा। जितनी मुस्लिम आबादी यहां पर है उसके हिसाब से जो कांग्रेस को वोट मिला बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि वोट पड़ा है। तो यहां पर एक और चीज बिल्कुल निराधार साबित हो जाती है कि किसी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी अमल दखल चौधरी लाल सिंह की हार या जीत में नहीं था। चौधरी लाल सिंह की हार शुरू होती है जब चौधरी लाल सिंह उधमपुर एंटर करते हैं। उधमपुर एंटर करते ही उनका वोट घटना शुरू हुआ, और जब वो कठुआ पहुंचे तो उनका वोट इतना घट चुका था कि उसके बाद वो जो उनके और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में डिफरेंस आ गया था उसको पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन था। तो एक बात अगर मानी जाए कि चौधरी लाल सिंह, बन्नी, बिलावर और बसोली, इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कम से कम चौधरी लाल सिंह का परफॉर्मेंस जो दिख रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो बड़े पैमाने पर कांग्रेस का कैडर था वो कैडर पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला गया, और पार्टी स्ट्रक्चर बड़ा कमजोर था। पार्टी स्ट्रक्चर अगर मजबूत होता तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती, शायद हालात और अच्छे होते। और उसके बाद कांग्रेस में एक जो उनका एक ट्रेडिशनल तरीका है कि चुनाव से कम 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले अगर प्रत्याशी के पास टिकट होता और वो अपने क्षेत्र में घूम रहा होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी और बेहतर होती कांग्रेस के लिए। लेकिन चुनाव से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले या 20 दिन पहले मैंडेट देना और उसके बाद प्रत्याशी को कहना दौड़ते रहिए क्षेत्र में, वो किसी भी प्रत्याशी के लिए, खासतौर पे इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तब जब बीजेपी बहुत मजबूत है, उनका पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत है, और पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ साथ में कितनी भी नाराजगी कार्यकर्ता की अपनी पार्टी के साथ हो, उधमपुर और डोडा के चुनाव ने बता दिया कि पार्टी कार्यकर्ता नाराज जरूर था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता ने अंत में जाकर मतदाताओं से वोट जो है वो बटन जो दबवाया वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का बटन दबवाया है। तो मतलब ये कि ये जो अनुशासन बीजेपी में है ये भी एक प्लस है। इसके मुकाबले में कांग्रेस में अनुशासन की कमी, कांग्रेस में आंतरिक लड़ाइयां उसी दिन शुरू हुई जब चौधरी लाल सिंह को मैंडेट मिला, उस पर भी झगड़ा रहा काफी देर तक। चूंकि कांग्रेस के अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे उसके चलते ज्यादा कोई शोर शराबा हुआ नहीं, मगर पार्टी स्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण आप देख सकते हैं कि ये परिस्थितियां बनी है। अब आइए कठुआ जिले में। जब आप कठुआ जिले में आते हैं तो जितनी भी ये मैंने कॉन्स्टिट्यूंसीज गिनवाई है इनमें से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, और ना उनमें इतनी कैपेसिटी है, ना उनमें इतनी क्षमता है कि वो यहां पर कोई बड़ा कमाल कर सके। हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल या पीडीपी का कोई रोल तब आ सकता था अगर रियासी का जिला इस उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र में होता। रियासी का जिला इससे निकल गया और रियासी का जिला अब आ गया जम्मू के साथ। तो जम्मू में आपने देखा कि रियासी के जिले में अच्छा खासा नहीं भारी मतदान कांग्रेस के हक में हुआ है। अब आइए पहले कठुआ जिले की बात करेंगे, फिर हम डोडा चले जाएंगे। कठुआ जिले में ऑलरेडी मैंने आपको बन्नी, बिलावर, बसोली का बता दिया। अब जसरोटा, कठुआ और हीरानगर, सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ अगर कहीं पर थी, जहां ऑस्टेंसिबली बिल्कुल साफ तौर पर लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेकर बात करते थे, वो कठुआ, और वहां पर वो ठीक तौर पर साफ तौर पर नजर आया है। जसरोटा बिल्कुल नजर आ रहा है कि ना लोगों ने कांग्रेस को अच्छा खासा वोट दिया है। हीरानगर, यहां पर भी साफ तौर पर नजर आता है कि यहां पर भी अच्छा खासा वोट कांग्रेस को पड़ा है। अब पहले मैं जसरोटा की बात करूं तो 35,008 वोट यहां से बीजेपी ने लिया, लेकिन 26,773 वोट यहां कांग्रेस को मिला। तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि 9,000 वोट का डिफरेंस, हालांकि ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर सिग्निफिकेंट इसलिए है ये कि यहां कांग्रेस आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव में उलटफेर कर सकती है। यानी बीजेपी जो 50 पार की बात कर रही है, वो इन आंकड़ों को देखकर भी लगता है कि जब असेंबली के चुनाव होंगे और जहां पर 4-4, 5-5 प्रत्याशी होंगे, वहां पर फैसला करना,
वहां पर जीतना बीजेपी के लिए नाकू चने चबाने जैसा हो जाएगा। अब आप जसरोटा की बात करें तो मैंने कहा 35,008 वोट जो है यहां पर बीजेपी को मिला, 26,773 कांग्रेस को, और कठुआ में 8,000 वोट का डिफरेंस, 43,696, 35,660, यानी केवल 8,000 वोटों का डिफरेंस दोनों प्रत्याशियों के बीच में। और उसके बाद हीरानगर की बात करें 36,409 वोट पड़ा बीजेपी को और 24,670 वोट पड़ा कांग्रेस को। 12,000 वोट का डिफरेंस है, इसको सिग्निफिकेंट माना जा सकता है। माना जा सकता है कि यहां पर ताकतवर और मजबूत नजर आ रही है बीजेपी। पर जब इस सारे का आंकलन अब आप करते हैं इंदरवाल, किश्तवाड़, पाटरनागसनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बानीहाल, तो यहां वोट का वर्टिकल डिवीजन आपको नजर आता है। वर्टिकल डिवीजन का मतलब कि दो समुदायों ने बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट जाकर वोट दिया है। यानी मुसलमानों ने अपने मन के मुताबिक वोट दिया है और हिंदू मतदाता ने अपने मन के मुताबिक वोट दिया है। एज ए पत्रकार बड़ा अफसोस होता है जब ये क्रोनोलॉजी या जब ये टर्मिनोलॉजी माफ कीजिएगा इस्तेमाल करनी पड़ती है हिंदू मुसलमान, ये बाइनरी, बड़ा अफसोस होता है इस बाइनरी के इस्तेमाल पर। लेकिन क्या करें, ये जब आंकड़े देखते हैं तो उससे यही सब समझ में आता है। इंदरवाल में 11,671 वोट बीजेपी को मिला है, बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा वोट है, और 16,832 वोट यहां से कांग्रेस ने लिया, 5,000 की लीड। किश्तवाड़ में 23,292, 17,665, 17,665 वोट कांग्रेस को मिला है और 23,292 वोट बीजेपी को मिला है। 6,000 का डिफरेंस जो है वो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, यहां पर लीड जो है वो बीजेपी के पास है। पाटरनागसनी में 14,694 बीजेपी के पास और 11,004 कांग्रेस के पास, 3,000 का डिफरेंस है। सुनील शर्मा ने पार्टी से चुनाव लड़ना है, कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी सी है, उनको इस बात का ख्याल करना होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,000 वोट का डिफरेंस मतलब है कि खेला हो सकता है यहां पर। यानी अगर 11,004 वोट कांग्रेस के पाले में आया है तो इसका मतलब एसटी मिलने के बावजूद पाटरनागसनी में कुछ तो ऐसा है जिसके चलते सुनील शर्मा को भी चिंता करनी होगी कि जब असेंबली के चुनाव होंगे अगर इसी तरह का समीकरण रहा तो कुछ भी हो सकता है, गेंद किसी के पाले में भी जा सकती है। भद्रवाह में 34,402 वोट बीजेपी को और 35,131 वोट कांग्रेस को, यानी यहां पर कांग्रेस की लीड है। अब अगर मैं इंदरवाल की बात करूं तो वहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी थे, 10,368 वोट तो गुलाम मोहम्मद सरूरी ले गए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। तो वो 10,000 भी अगर कांग्रेस के पाले में आता तो 26,000 वोट कांग्रेस के पास होता, तो मतलब जो वहां पर कांग्रेस का अपना वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा और वो सारा वोट कांग्रेस को पड़ जाता। अब चूंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से गुलाम मोहम्मद सरूरी खड़े हुए थे, उन्हें मिले 10,368 वोट। अब आप आइए किश्तवाड़ में, यहां पर भी लगभग 4,500 के करीब वोट सरूरी ले गए। अगर वो नहीं लेते तो यहां पर भी बिल्कुल बराबरी वाला मामला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। उसके बाद आप आइए भद्रवाह, यहां पर भी 4,399 वोट जो है वो सरूरी ले गए। अगर वो नहीं लेते तो लगभग 40,000 के करीब वोट यहां पर कांग्रेस को पड़ता, तो 6,000 का डिफरेंस दोनों के बीच में होता और वर्टिकली वोट स्प्लिट हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आबादी के हिसाब से जो इक्वेशन वोट्स का बनता है उसी तरीके से वोट वहां पर पड़े हैं। डोडा में 18,229 कंसोलिडेटेड साफ तौर पर नजर आ रहा है वोट पड़ा है और 37,715 वोट यहां पर कांग्रेस को पड़ा है और 4,671 वोट सरूरी भी ले गए हैं। तो 41,000 के करीब वोट यहां पर कांग्रेस को होता है। यानी एक क्लियर तौर पर यह कि लगभग 2 गुना ज्यादा वोट डोडा में वो यहां पर कांग्रेस को पड़ता अगर सरूरी खड़े नहीं होते। उनके खड़े होने के बावजूद दुगना वोट जो है वो यहां पर कांग्रेस को मिला है। तो मतलब ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर है, जो कोलिशन का वोटर था, बिल्कुल उसने कंसोलिडेट होकर एक तरफ वोट डाला है। उसके बाद आइए डोडा वेस्ट में, वहां पर 1,000 का डिफरेंस जो है वो सरूरी, वहां 1,000 का डिफरेंस चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में है। वो 1,000 कौन ले गया? गुलाम मोहम्मद सरूरी। 1,129 वोट सरूरी ले गए, उसके चलते वहां पर बीजेपी की बिल्कुल स्लिम सी लीड है 26,593 वोट लेकर। तो इस सीट को भी आप मान लीजिए कि इस सीट पर भी बिल्कुल बीजेपी असुरक्षित है। गुलाम नबी आजाद के सहारे के बगैर असेंबली में इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। आगे चलिए रामबन की बात करें
रामबन में 33,047 वोट बीजेपी को पड़ा, 26,481 वोट यहां पर कांग्रेस को पड़ा। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि वोट कहां से आया, किसने दिया। ये बिल्कुल, जिसमें मैंने आपको कहा, इट इज अ वर्टिकल डिवीजन, जिस वर्टिकल डिवीजन का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हुआ है। बानिहाल की बात करें, साफ तौर पर वहां पर है ही 10,488 के करीब करीब वोट है, या 11,000 का वोट है, तो उसमें से 10,486 बीजेपी को पड़ा है और 48,306 के करीब करीब वोट यहां पर कांग्रेस को मिले हैं। यानी लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा वोट यहां पर कांग्रेस को मिला। तो क्यों मिला? इसका मतलब साफ तौर पर यह कि वहां अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी कोलिशन में, या कोई भी पार्टी जिसने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उन्होंने अपना सारा वोट जो है वो यहां पर कांग्रेस को दिलवाया है, यहां पर कांग्रेस को वोट पड़ा है। कांग्रेस का अपना वोट भी यहां पर है। यहां से कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल आते हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 गुना वोट उन्होंने चौधरी लाल सिंह को दिलवाया है। अब बात करें, अब इन सारे आंकड़ों को जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आता है कि उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने अपनी चॉइस के मुताबिक वोट डाला है, नंबर 1। नंबर 2, वर्टिकल डिवीजन हुआ है वो वोटों का। अगर हम डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों की बात करें, बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन। दो समुदायों ने बिल्कुल साफ तौर पर दो तरीके से वोट करा है। और उसके बाद जब आप उधमपुर और कठुआ में एंटर करते हैं तो आपको बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनमानस ने बाहर निकलकर भारी मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के हक में। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को हो सकता है असेंबली के चुनाव में हो, लेकिन अगर यह लोकसभा के चुनाव का पैटर्न इसी तरीके से रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उधमपुर में, कठुआ में, और कठुआ में भी जैसे मैंने आपको कहा पूरे तरीके से मजबूत है ऐसा नहीं है। कठुआ का आंकलन फिर किसी समय करेंगे। कठुआ में भी परेशानियां बीजेपी के लिए बढ़ गई हैं। एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर नजर आ रही है, और अगर 3 प्रत्याशी एक साथ खड़े हो जाएं, तीनों मजबूत हो एक असेंबली क्षेत्र में, तो बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने वो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असेंबली के चुनाव आसान नहीं है, और बीजेपी के नेतृत्व को भी ये बात समझनी होगी। राजनीति मजाक मखौल नहीं है। आप मजाक मखौल जितना मर्जी उतना कर लें, जमीन पर आपका कितना असर है उसका पता इन वोटों से चलता है, उसका पता इस मतदान से चलता है कि जमीन पर आके आपका कितना असर है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस इलाके में एंटी इनकम्बेंसी के चलते 4,44,151 वोट कांग्रेस ने लिया है और 1,24,000 वोटों से जीत हुई है। 18 सीटों में से 10 पर बीजेपी की बढ़त रही है और 8 सीटों पर यहां कांग्रेस कंफर्टेबल रही है। बढ़त की बात नहीं करूं, कंफर्टेबल। तो अगर 18 सीटों में से उधमपुर में 8 सीटों पर आज कोलिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, तो आप सोचिए जब असेंबली के चुनाव होंगे तब अगर ये सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो क्या परिस्थितियां होंगी। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझना होगा कि आप कितना भी मजाक कर लें, कितना भी मखौल कर लें, आप अपने आप को कितना भी लालू प्रसाद यादव बनाने की कोशिश करें, जमीन पर जब तक आप काम नहीं करेंगे और लोगों को आप गंभीर नजर नहीं आएंगे तो लोग आपको इसी तरह के नतीजे पकड़ाएंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि चौधरी लाल सिंह की हार कांग्रेस के कमजोर संगठन के कारण, कांग्रेस जो पिछले इतने सालों में जो कांग्रेस का पार्टी स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, उस पार्टी स्ट्रक्चर के ध्वस्त होने के कारण, और साथ में अभी भी अविश्वास है लोगों में, खासतौर पर लोकसभा के प्रति, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई है। उस अविश्वास के चलते ये पोजीशन हुई है। कोई ये कहेगा कि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जाती जीत है, वो खुद भी नहीं कहेंगे। वो खुद भी कहेंगे कि अगर इसमें ये जो आखिरी मौके पर वोटिंग हुई या बम्पर वोटिंग हुई या लोग बाहर आए और 1,24,000 तक लीड चली गई, तो उसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो चुनाव कैंपेन बना कि यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं, यह मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच में है। उसके चलते
बड़ी जीत हुई है। और इस बात का भी ये आंकड़े साफ करते हैं कि अगर आने वाले कल में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य जितने जितने छोटे छोटे दल हैं अगर मिलकर जम्मू कश्मीर में वो असेंबली का चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है।